कहते हैं कि 85% देश में आबादी है, हुकूमत पिछड़ों की होनी चाहिए। लेकिन जब एक मोमेंट की बात होती है तो माननीय कांसीराम ने जिस तरीके से मोमेंट खड़ा किया, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन आज उसी समाज से छोटे छोटे दल बना करके उस समाज को किस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर हम बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि बहुजनों की सत्ता आएगी, तो बहुजन सत्ता वापसी के इस तरीके से होगी, अलग अलग दल बनाएंगे, टूटेंगे, छोटे होंगे, तो फिर सत्ता में वापसी कैसे होगी। 1000 वर्षों का इतिहास उठाइएगा, हमेशा अत्याचार हुआ। वर्तमान की मौजूदा में अमृत काल कहा जाता है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है। आज भी घोड़ी चढ़ने पर राजस्थान में आपको पीटा जाता है, घड़ा छूने पर, पानी पीने पर भी आपको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये कैसा अमृत काल है? सबसे बड़ा सवाल है कि दलित समाज कब सुधरेगा, कब समझेगा अपने लीडरों को? नहीं समझेंगे तो यकीन मानिएगा दूसरे अंबेडकर पैदा नहीं होने वाले हैं, दूसरे मान्यवर कांसीराम पैदा नहीं होने वाले हैं। आपका उद्धार जीवन में कभी नहीं होगा अगर आप एक मंच पर एक लड़ाई, एक मुश्त नहीं लड़ेंगे तो। जब एक चीज बताइए, ईवीएम को जो लाने वाला कौन था? कांग्रेस थी। इस्तेमाल कौन कर रहा है? बीजेपी। और जनता को इस्तेमाल कौन कर रहा है? बीजेपी। तो क्योंकि जनता को तो इस्तेमाल यही कर रहे हैं ना। भाईचारा किसका है? कांग्रेस और बीजेपी। और हम खामेखा बीच में पीछे जा रहे हैं, दलित समाज के पीछे जा रहे हैं। ये लोग जो है दलित समाज को टारगेट किया जाता है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, जब कोई ईवीएम पे आवाज उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्ची लगती है? कोई दलित है जब 3 राज्यों का चुनाव है, जब 3 राज्यों के चुनाव आए तो बहन जी ने सबसे पहले ईवीएम का आवाज उठाया, तब मिर्ची लगी भारतीय जनता पार्टी को। अब ये जितने जो मूवमेंट में जो लोग हैं अभी आवाज उठा रहे हैं जो ईवीएम पे, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्ची लगती है? क्यों? कि इन्होंने गद्दारी की है देश के अंदर। जब मोदी जी ने नारा छोड़ा है, ना देश को बिकने दूंगा, ना देश झुकने दूंगा, देश झुक भी गया, देश बिक भी गया। ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल उठता है बार बार। 24 का चुनाव बड़ा मुद्दा होगा बड़ा कि ईवीएम पर भरोसा है या नहीं है। बहन मायावती ने जब 3 राज्यों के जब जिस तरीके से रिजल्ट आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो उन्होंने कहा कि ईवीएम के ऊपर बड़ा सवाल उठाया गया। फिर बाद में तमाम पार्टियों ने उठाया। तो क्या लग रहा है कि वाकई में ईवीएम पे भरोसा है या फिर 24 का चुनाव कैसे? बिल्कुल, ये ईवीएम बहुत बड़ी सवाल की बात है, क्योंकि रिसेंट में जो है ना सुप्रीम कोर्ट से भी एक वकील ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है कि ईवीएम के खिलाफ में एक बहुत बड़ा जो है ना अनिश्चितकालीन धरना भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इससे ये तय हो चुकी है कि ईवीएम जो है इस देश के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो रही है। आज का डेट में देखा जाए तो मनुस्मृति है ये। और ईवीएम का सवाल बीजेपी के लोग भी उठाए थे जब कांग्रेस बार बार सत्ता पे जब आ रहे थे। तो यही बीजेपी वाले लोग हैं, यही बीजेपी का नेता है जो ये लोग सवाल करते थे कि ईवीएम गड़बड़ी होती है वोट का। कहा ही जाता है कि एक सांपनाथ एक नागनाथ, जहर दोनों में है। अब बहुजन समाज को समझना है कि कभी इनका जहर पीता है, कभी उनका जहर पीता है, लेकिन अपना अमृत पीने की बारी आती है, बहुजन समाज के साथ जाने की बारी आती है, माननीय कांसीराम के छत्रछाया में जाने की बात आती है, बहन जी के छत्रछाया में जाने की बात आती है, तो इनको फिर से वही विष अच्छा लगता है। कहते हैं नहीं कांग्रेस, नहीं बीजेपी। कब तक पियोगे दूसरों का जहर? अपने अमृत को कब तक भूलोगे? तो यही चीज़ है कि ये जो बीजेपी के जो लोग हैं वो कांग्रेस के ऊपर में ये आरोप लगाते थे कि ईवीएम जो है, ईवीएम से घोटाला होते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद बीजेपी के लोग कहते थे, बीजेपी के नेता भी कहते थे। आज बीजेपी सत्ते में है, जब इनसे मांग रखा जा रहा है कि ईवीएम को बैन किया जाए, तो ये क्यों नहीं मांग इसको पूरा किया जा रहा है? क्योंकि हमारे बहुजन जितने भी बड़े बड़े लीडरशिप है, चाहे वावन विश्राम हो, हमारे बहन मायावती जी हो, और भी जितने भी हमारे बहुजन नेता है, सबको ही मांग किया है कि ईवीएम को बैन किया जाए, लेकिन अभी तक बैन नहीं कर रहा है। इससे ये तय होती है कि ईवीएम से इन लोगों को फायदा मिल रहा है, जिसके कारण ये लोग ईवीएम को बैन नहीं कर रहा है। इससे ये तय होती है कि अगर ईवीएम बैन हो जाएगा तो कमल जो खिले हुए हैं, तो कमल तो क्या पूरा तालाब ही सूख जाएगा। इसलिए सूखना नहीं चाहते। हाँ, इसलिए चाहते हैं कि ये खत्म हो जाएगा। दोनों पंजा कमल दोनों सूख गए ना। अपनाथ नागनाथ दोनों का इलाज। कमल तो सूख गया, पंजाबी तो वो नीचे हो गया। और दूसरी बात, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत कठिन की बात है। किसी नेता अगर गांव में अगर वोट मांगने जाता है, किसी व्यक्ति ने उसका गलेमार पकड़ के ये बोला कि तूने समाज के अंदर क्या कार्य किया है, तुमने क्या काम करके दिखाया समाज के अंदर, क्या तुमने जनता का आवाज उठाई संसद में जाके? कभी पूछा ये बात है? आप तुम जो ये बात बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने बहुत समाज में बहुत कुछ किया है, आज मुझे ये बता दिए, 5 गांव गिनवा दिए इनके, जब 5 गांव में क्या इनका कार्य हुआ है? क्या इनके निर्माण हुए? कुछ नहीं हुए। क्यों? एक जनता को इन्होंने 5 किलो राशनों पे जीने का हक दे दिया है। अरे वो छोड़ो, 5 किलो राशन छोड़ो, 5 किलो राशन देने वाला कौन था? जनता थी। देखा किसानों को, 700 किसानों की जान ले बैठे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और वही पंजाब के अंदर
जो बाबा साहब का नाम बेचने का काम करते हैं ये लोग। बाबा साहब के नाम पे वोट मांगी, बाबा साहब के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई पंजाब के अंदर। आज वो केजरीवाल की कोठी ये रही, कोई ज्यादा बगल में नहीं है। 109 दिन हो गए, क्या केजरीवाल जी को पता नहीं है इस चीज के बारे में? सवाल आपने बड़ा बढ़िया उठाया। हाँ, ये देखिए इनको बड़ा बढ़िया इन्होंने सवाल उठाया कि जब भी देखेंगे केजरीवाल जी की बात आती है तो तस्वीर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अपने सीने से लगाकर मंचों पे थे। जब जिस समय चुनाव में वो मुख्यमंत्री नहीं बने, बड़े बड़ी बातें करते थे कि बहुजन समाज का उत्थान होगा, दलितों का उत्थान होगा। लेकिन एक दलित बेटी जब यहाँ पर लगातार बैठी हुई 100 दिनों से ऊपर, अपने महल से चंद कदमों की दूरी है, लेकिन शीश महल से बाहर आने का साहब को टाइम नहीं है। दलितों का प्रेम खत्म, कुर्सी मिल गई, मलाई काटेंगे, महल में बैठेंगे, 8 लाख का पर्दा लगाएंगे, लेकिन दलित बेटी को 2 मिनट का समय नहीं देंगे और कहेंगे कि कट्टर ईमानदार है जी, हम तो दलितों के मसीहा है जी। कैसे चलेगा? यही मुख्यमंत्री पंजाब में जाके बोल रहे हैं जय भीम जय भीम जय बाबा साहब। अब वो बाबा साहब के जो इनकी यहाँ पर बेटी बैठी वो सुनाई नहीं वो जय भीम की बेटी 109 दिन से जो बैठी है, आज वो बाबा साहब वही याद नहीं आ रही है केजरीवाल जी को? वो केजरीवाल जी को जय भीम का नारा याद है? मैं आज केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ। भी तो वही सांपनाथ नागनाथ वाले के ग्रुप के हैं। दो तो जहरीले, सुन लीजिए, 2 शेर और 1 गीदड़ बीच में घुस गया। ये भी जहरीले, एक गीदड़ घुस में बीच गया, जो वो भी जहरीला है, वो सबसे बड़ा जहरीला भी है। देखा है ना? पंजाब में जय भीम होगा, दिल्ली में जय भीम को सुनेंगे नहीं, मिलने नहीं आएंगे। नहीं। अरे समय पहलवानों के समर्थन में ये गए थे केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी पहलवानों के समर्थन में गए, लेना था पंजाब हरियाणा में। आज वही एक बाबा साहब की जो परिवार से उनका खून है बाबा साहब का, आज वो यहाँ बेटी 109 दिन से जो बैठी है, वो केजरीवाल जी को मैं सुनाना चाहता हूँ। और ये केजरीवाल तक ये आवाज पहुंचा देना ये भी कि आज अगर ये कदम नहीं उठाया तुमने, केजरीवाल जी से बता देना, और ये घेराव तुम्हारी कोठी के सामने करेंगे और ये जवाब देगा ये समाज। ऐसी समाज बाबा साहब का जो वो संतान है कि तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, देंगे। बहन जी देखिए, बार बार जब चर्चा हो रही थी चुनाव से पहले, केजरीवाल जी भी जय भीम का नारा लगाते थे, अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर चलते थे। एक बेटी बैठी है, इससे देखिए अंधेरे रात में किसकी बेटियां बैठती हैं सड़कों पर, न्याय के लिए बैठी है। केजरीवाल को समय नहीं है कि वो आए? क्या जय भीम का नारा केवल वोटों के लिए रह गया है? बस सिर्फ वोटों के लिए, जय भीम वोटों के लिए, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है इतना। समाज का बस दोहन करता है। बस समाज का दोहन करता है, समाज के लिए वो, उसके लिए टाइम नहीं है। तो अभी समाज को तो सोचना चाहिए कि उनका अपना कौन है, पराया कौन है। नहीं, समाज हम एक जगह नहीं है ना। हम मिले हुए नहीं है। सबको राजा बनना, सबको राजा बनना, लड़ेंगे नहीं, राजा सब बनेंगे, सब राजा बन जाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं आएंगे। चलिए देखिए, तमाम चीजों पर मैं चर्चाओं को विराम दूंगा। सबसे बड़ी बात यही है, बात जब हम बीजेपी के करते हैं तो आरएसएस के बैनर के तले हम बात करते हैं, एक छत्र होता है, एक डायरेक्शन में चलते। कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस के एक डायरेक्शन में चलते, तमाम पार्टियों को लेकर चलते। लेकिन जब बहुजन समाज की बात करते हैं, कहते हैं कि 85% देश में आबादी है, हुकूमत पिछड़ों की होनी चाहिए। लेकिन जब एक मोमेंट की बात होती है तो माननीय कांसीराम ने जिस तरीके से मोमेंट खड़ा किया, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन आज उसी समाज से छोटे छोटे दल बना करके उस समाज को किस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर हम बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि बहुजनों की सत्ता आएगी, तो बहुजन सत्ता वापसी के इस तरीके से होगी, अलग अलग दल बनाएंगे, टूटेंगे, छोटे होंगे, तो फिर सत्ता में वापसी कैसे होगी? 1000 वर्षों का इतिहास उठाइएगा, हमेशा अत्याचार हुआ। वर्तमान की मौजूदा में अमृत काल कहा जाता है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है। आज भी घोड़ी चढ़ने पर राजस्थान में आपको पीटा जाता है, घड़ा छूने पर, पानी पीने पर भी आपको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये कैसा अमृत काल है? सबसे बड़ा सवाल है कि दलित समाज कब सुधरेगा, कब समझेगा अपने लीडरों को? नहीं समझेंगे तो यकीन मानिएगा दूसरे अंबेडकर पैदा नहीं होने वाले हैं, दूसरे मान्यवर कांसीराम पैदा नहीं होने वाले हैं। आपका उद्धार जीवन में कभी नहीं होगा अगर आप एक मंच पर एक लड़ाई, एक मुश्त नहीं लड़ेंगे। तो अपने विचार प्रकट करिएगा, बहुजन समाज की वापसी कैसे होगी 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।